हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग रोज 8 बजे शाम में मिलते हैं एक अच्छा सा सेशन लेकर ज्योमेट्री। तो आप लोगों को पता है कि मैं पिछले क्लास में आपका रिवीजन करवाया था। आज हमारी बारी है उसके नेक्स्ट कंसेप्ट को सीखने का। आज हम लोग एक अच्छा सा कंसेप्ट सीखेंगे। उससे पहले एक बार फिर से हम आप लोगों को बोल दूं, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब फैमिली गुप्ता मैथ सर्कल। मैं VP गुप्ता आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब फैमिली गुप्ता मैथ सर्कल पे। तो आइए हम लोग यहाँ पर आज सीखेंगे, जो आज यहाँ पर हम लोग सीखने वाले सर्वांग सम के बारे में। वो सर्वांग सम होता क्या है, कॉन्ग्रुएंसी होता क्या है, उसके बारे में आज यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जो है सो लिख देते हैं, हेडिंग लगा देते हैं कि सर्वांग सम। हेडिंग हम यहाँ पर लगाया क्या, सर्वांग सम क्या होता है। अगर हाँ तो अगर मैं इंग्लिश में बात करूं कॉन्ग्रुएंसी, क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस यानी सर्वांग सम। हम लोग यहाँ पर जो है सो डिस्कस करेंगे सर्वांग सम के बारे में। ये होता क्या है इसके बारे में हम लोग जो है सो देखते हैं। तो यहाँ पर सर्वांग सम का मतलब है कोई भी दो वस्तु समान हो जाए। अगर मैं यहाँ पर जो है सो आपसे बात करूँ, ये भी ब्लैक मार्कर है, ये भी ब्लैक मार्कर है, दोनों आपका क्या है, एक ही जैसा है, समान दिखने में है। इसका मतलब है ये दोनों मार्कर क्या होगा, एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे। यानी कोई भी दो फिगर बराबर हमें यहां पर जो है सो नजर आए, बराबर दिखे, वही हमारा दोनों के दोनों फिगर क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। अगर मैं यहां पर जो है सो बात करूं तो इट इज डिनोटेड बाय, तो ये हो जाएगा इट इज डिनोटेड बाय किससे, दो इक्वल के ऊपर में एक जो है सो टेढ़ी जो है सो लाइन, ये सर्वांग सम को डिनोट यहां पे जो है सो करता है। अब हमारे सामने ये आते हैं कि कोई भी दो बहुभुज है। अब हमारे सामने ये आते हैं कि कोई भी दो बहुभुज है, उन दोनों बहुभुज के सर्वांग सम होने का क्या रूल है। कोई भी दो बहुभुज है, उन दोनों बहुभुज के सर्वांग सम होने का क्या मतलब रूल है, उसके बारे में यहां पर जो है सो यहां पर देखते हैं। हम यहां पर लिखते हैं टू पॉलीगॉन्स विल बी कॉन्ग्रुएंट। यहां पर हम जो है सो लिखते हैं टू पॉलीगॉन्स विल बी कॉन्ग्रुएंट इफ, तो यहां पर है दो बहुभुज सर्वांग सम होंगे यदि, यानी दो बहुभुज के सर्वांग सम होने का रूल क्या है उसके बारे में देखते हैं। दो बहुभुज सर्वांग सम होंगे यदि सबसे पहला आपका होगा क्या, कि उनकी भुजाओं की संख्या समान हो। उन दोनों बहुभुज की भुजाओं की संख्या समान हो, उनकी साइड जो होगा, उनकी साइड्स होंगे, वह साइड्स यानी नंबर ऑफ साइड्स, यहां पर हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ साइड्स, यानी भुजाओं की संख्या जो होगा वह आपका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सबसे पहला यहां पर होनी चाहिए बात कि नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या आपका इक्वल होना चाहिए। दूसरा यहां पर होना क्या चाहिए कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, यहां पर मैं लिख रहा हूं कॉरेस्पॉन्डिंग संगत कोण, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये भी आपका होना क्या चाहिए, तो इक्वल होना चाहिए। यानी दूसरा हमने यहां पर बोला कि उनकी संगत जो कोण होंगे वह भी आपका बराबर होना चाहिए। एंड तीसरा यहां पर हम लिख रहे हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स
यानी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड से ये भी आपका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहां पर दो बहुभुज के सर्वांगसम होने का नियम क्या है कि सबसे पहले उन दोनों बहुभुज की जो संख्या, भुजाओं की संख्या होगी यानी नंबर ऑफ साइड्स होगी, वो आपका इक्वल होना चाहिए, वो आपका बराबर होना चाहिए। दूसरा यहां पर आपका होगा क्या, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, यानी कोई भी, यानी दो मतलब बहुभुज की साइड अगर इक्वल है तो उन दोनों का जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, संगत कोण होंगे, वह भी आपका क्या होना चाहिए, वह भी आपका बराबर होना चाहिए। एंड तीसरा आपका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, उनकी संगत भुजाएं क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तभी हमारा कोई बहुभुज यानी कोई दो बहुभुज हमें यहां पर सर्वांगसम हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंस हो सकते हैं। तो आइए इस पर हम लोग एग्जाम्पल यहां पर जो है सो देखते हैं क्या होगा। तो मुझे बताओ कि सबसे छोटा यानी बहुभुज में सबसे मतलब सबसे कम साइड कितनी होनी चाहिए ताकि वो बहुभुज बन जाए, मतलब वह कम से कम कितनी साइड होनी चाहिए ताकि एक बंद आकृति बन जाए। तो आपका उत्तर आ जाएगा सर कम से कम 3 साइड। तो उन तीनों साइडों से बनने वाले जो बंद आकृति होगा वो क्या होगा, त्रिभुज होगा। वो क्या होगा, त्रिभुज होगा। तो यहां पर दो त्रिभुज हम यहां पर जो है सो लेते हैं, दो त्रिभुज जो है सो लेते हैं। तो मुझे बताओ क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो सबसे पहला यहां पर देखेंगे नंबर ऑफ साइड्स कितने, 1 2 3, यहां भी 1 2 3, पहला कसौटी पहला हो गया। दूसरा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण, अगर मैं बात करूं ये कोण इसके संगत है, ये बराबर, ये एंगल आपका इसके संगत है, ये भी क्या है, बराबर है। उसके बाद ये जो तीसरा एंगल है ये भी इसके संगत है, ये भी आपका इक्वल है। यहां पे संगत कोण भी आपका बराबर। एंड तीसरा होना क्या चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, यानी ये साइड इसके इक्वल है, बराबर है, ये साइड इसके इक्वल है और उसके बाद ये साइड इसके इक्वल है। तो यहां पर हम देखिए क्या दोनों में भुजाओं की संख्या समान है, दोनों का संगत जो कोण है वह भी समान है, एंड तीसरा संगत भुजाएं भी समान है। इसका अर्थ है कि इसका तो इसका यहां पर अर्थ यह है कि ये दोनों के दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। ये दोनों के दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। बात समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई। ये दोनों के दोनों त्रिभुज आपका सर्वांगसम, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। उसके बाद हमारा बहुभुज हो क्या सकता है, तो उसके बाद हमारा जो है 4 भुजाओं वाले। तो हमें ये बताओ 4 भुजाओं वाले साइड क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर वर्ग जो है सो लेते हैं। ये हमने यहां पर वर्ग जो है सो लिया। आपको पता वर्ग की सभी साइडें यहां पे इक्वल होती है। इसका हमने ले लिया 8 सेंटीमीटर। उसके बाद एक दूसरा यहां पर हम जो है सो वर्ग जो है सो लेते हैं, दूसरा एक वर्ग है ना। दूसरा यहां पर स्क्वायर हम यहां पर लेते हैं और इसकी भी हमें जो है साइड 8 सेंटीमीटर। तो हमें यह बताओ, आपको पता है कि वर्ग की चारों साइड बराबर और प्रत्येक को 90 डिग्री, वर्ग की चारों साइड बराबर प्रत्येक एंगल आपका 90 डिग्री। तो अब हमें यहां पर ये जो है बताइए क्या ये दोनों सर्वांगसम है। तो सबसे पहला इनकी साइड की संख्या देख रहे हैं, 4 साइड इक्वल है। दूसरा आपका क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण। तो यहां देख रहे हैं ये भी आपका 90 डिग्री, ये भी 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 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। इसकी संगत कोण बराबर है। उसके बाद संगत भुजाएं इक्वल होना चाहिए, 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब है ये दोनों स्क्वायर क्या होंगे, सर्वांगसम। अगर इसका साइड हो जाता 12 और ये 8 तो सर्वांगसम नहीं होता। तो ये सर्वांगसम नहीं होता। सर्वांगसम होने का अर्थ है कि दोनों फिगर बराबर होनी चाहिए। अगर मैं यहां पर रेक्टेंगल की बात करता तो रेक्टेंगल अगर यह लंबाई 8 होगा, अगर ये 4 होगा, यहां भी 8 होना चाहिए, यहां भी 4 होना चाहिए, तभी वो रेक्टेंगल आपका इक्वल होगा।
बात समझ में आ गया। तो यहां पर आपका ये होना चाहिए कि कोई भी दो फिगर में आपका क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ साइड्स कॉरेस्पॉन्डिंग जो है सो आपका यहां पे एंगल और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड तीनों आपका इक्वल होना चाहिए, तभी वो दोनों फिगर आपका क्या होगा, वह दोनों के दोनों फिगर आपका सर्वांगसम होगा। अगर मैं यहां पर बात करूं सर्कल की यानी वृत्त की, तो वृत्त भी सर्वांगसम होंगे। पहला, उनकी रेडियस यदि समान हो। दो, वृत्त सर्वांगसम होंगे यदि उनकी रेडियस समान हो, तब जाके दोनों वृत्त हमारा सर्वांगसम होंगे। तो हम लोग यहां पर पढ़ रहे थे सर्वांगसम के बारे में। सीधा सा फंडा एक ही है कि दोनों फिगर समान दिखने में लगे, तभी आपका दोनों के दोनों फिगर मतलब दोनों के दोनों क्या होंगे, सर्वांगसम। जैसे ये आपके सामने यहाँ पे डस्टर है, दोनों की यहाँ पर देख रहे हैं दोनों एक ही समान है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ समान है, इसका मतलब ये दोनों आपका डस्टर है, ये सर्वांगसम हो जाएंगे। बात समझ में आ गया। सर्वांगसम का मतलब होता है समान, बराबर, है ना, तो वो आपका हो जाएगा। तो यहां पर हम जो है पढ़ रहे थे सर्वांगसम किसमें, तो हमें पढ़ना है सर्वांगसम त्रिभुज में। किसमें हमको जो है सो पढ़ना है, तो सर्वांगसम हमें पढ़ना है त्रिभुज में। तो सबसे पहले यहां पर जो है सो बात करूं कि एक त्रिभुज में क्या क्या होते हैं। हमें यहाँ पे सर्वांगसम किसमें पढ़ना है, तो त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई त्रिभुज है उसमें क्या क्या हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक ले लिया त्रिभुज, आपको यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा होगा। हमने यहाँ पर ले लिया ए बी एंड सी, एक त्रिभुज यहां पर जो है सो ले लिया। ए बी सी हमने यहां पे त्रिभुज ले लिया। अब इसमें क्या क्या होते हैं, एक त्रिभुज में क्या क्या हो सकता है, उसके बारे में यहां पे चर्चा करता हूं। एक ट्रायंगल में क्या क्या होंगे उसके बारे में चर्चा करते हैं। यहां पर लिख दे रहा हूं ट्रायंगल। इसमें सबसे पहला होगा क्या, तो यहां पर देख रहे हैं कि ये सबका इन सभी साइडों का मिलन बिंदु है, मिलान बिंदु है, कटान बिंदु है। तो ये जो आपका बिंदु ए है, बी है, सी है, इसको हम लोग यहां पर बोलते हैं वर्टेक्स। इसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। अगर हिंदी में बात करूं तो शीर्ष। अगर मैं इसको बोलते हैं वर्टेक्स, अगर मैं हिंदी में बात करूं तो वो कहलाएगा शीर्ष। दूसरा आपका क्या है कि दूसरा आप ध्यान से देखिए, इन दोनों साइडों के बीच में जो झुकाव है, ये इन दोनों साइडों के बीच में जो झुकाव है, फिर यहाँ इन दोनों साइडों के बीच में झुकाव है, और फिर यहाँ इन दोनों साइडों के बीच में झुकाव है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं एंगल। इसको हम लोग बोलते हैं एंगल। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो आप लोग समझदार हो, हिंदी का पता होगा, हिंदी में बोलेंगे कोण। आ गई बात। अब उसके बाद ये जो लाइनें हैं, ये लाइन है, ये आपका लाइन है, ये आपका है, इसको हम लोग बोलते हैं इसमें साइड। यानी तीसरा इसमें होता क्या है, तो तीसरा इसमें साइड होती है। और ये साइड का हिंदी में अगर बात करूं तो पता होगा भुजा। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत, तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं, इतना चीज तो आपको पता है। अब आपसे पूछेगा शीर्ष कितने, 3, कोण कितने, 3, साइड कितने, 3। अब आप यहां पर एक चीज हमें ये जो है बताइए, अगर मैं यहां से इस कोण को 2 बराबर भागों में बांटते हुए एक सीधी लाइन खींच दूं AD। अब यहां पर हमने कोण ए को 2 बराबर भागों में बांटते हुए एक सीधी लाइन खींचा AD, जो BC के बिंदु D पर मिलती है। यह जो है यह आपका क्या हो जाएगा, इस लाइन को क्या बोलेंगे, यह आपका कोण समद्विभाजक लाइन है। इसको इंग्लिश में हम लोग यहां पर बोलेंगे चौथा। आपका इसमें होता क्या है, तो चौथा आपका हो जाएगा एंगल बाइसेक्टर।
चौथा आपका हो जाएगा एंगल बाइसेक्टर लाइन। अगर हिंदी की बात करूं तो हिंदी आपका हो जाएगा कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक रेखा, यानी एंगल बाइसेक्टर लाइन। तो यहां पे चौथा आपका इसमें एंगल बाइसेक्टर होता है। बात समझ में आ गया। अगर मैं यहीं से एक लाइन खींच दूं सीधी सीधी और इस पे लंब डाल दूं, इसका नाम रख दूं ए, यानी सामने वाले शीर्ष से इस भुजा पर हमने लंब खींचा जो 90 डिग्री का है, इसका अर्थ है वह जो लंब होगा इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी होगी, वो आपका कहलाता क्या है? तो वो आपका कहलाता है मेरे दोस्त हाइट कहलाता है। हाइट उसको आप लोग बोलो या अल्टीट्यूड बोलो, हाइट बोलो या अल्टीट्यूड। अगर मैं इसकी हिंदी की बात करूं तो हिंदी आपका हो जाएगा ऊंचाई या शीर्षलंब। हाइट का हिंदी होता है क्या? ऊंचाई, और अल्टीट्यूड का हिंदी होता है शीर्षलंब, यानी शीर्ष से डाला गया लंब शीर्षलंब। बात समझ में आई? अगर मैं छठा बात करूं, छठा तो एक ये होता है कि अगर आप यहां से लाइन खींचते हो, ये अगर ये लाइन सामने वाली साइड को दो बराबर भागों में बांट दे ये, तो यहां पर ये अगर ऐसा हो जाए बी एफ बराबर एफ सी, अगर यहां पर ऐसा हो जाए कि यहां से हमने ए एफ लाइन खींचा और सामने वाली साइड को दो बराबर भागों में बांट दिया, मतलब बी एफ बराबर एफ सी, तो वह जो लाइन होगा वह लाइन कहलाएगा मीडियन। वह लाइन क्या कहलाएगा? वह लाइन कहलाएगा मीडियन। अगर मैं हिंदी में इसकी बात करूं तो हिंदी इसका हो जाएगा क्या? माध्यिका। यहां तक किसी को दिक्कत बिल्कुल नहीं। अगर मैं इसके अंदर से एक सर्कल डाल दूं, अगर इसके अंदर से अगर सर्कल डाल दूं तो उस सर्कल को बोलेंगे अंतःवृत्त, इन सर्कल, और इन सर्कल का जो रेडियस होगा उसको हम लोग बोलेंगे इन रेडियस। तो यानी सातवां इसमें आपका होता क्या है? इन रेडियस। इन रेडियस आपका सातवां होता है। इन रेडियस का हिंदी हो जाएगा अंतः त्रिज्या। हो गया? इसमें अंतः त्रिज्या भी होते हैं। उसके बाद अगर मैं यहां पर बात करूं आठवां की, आठवां क्या होगा? अगर मैं बाहर से सर्कल खींच दूं तीनों शीर्षों को स्पर्श करते हुए, तो वह जो सर्कल होगा वह सरकम सर्कल होगा, हिंदी बोलेंगे परिवृत्त, और उसका जो रेडियस होगा उसको हम लोग यहां पर बोलेंगे सरकम रेडियस। सरकम रेडियस, सरकम रेडियस यानी हिंदी बोले तो परित्रिज्या या परिवृत्त की त्रिज्या एक ही होती है। बात समझ में आ गई यहां तक? अरे बोलो यहां तक बात समझ में आ गई? किसी को कोई परेशानी? अच्छा, उसके बाद ये जो हमने यहां पर ले लिया ये आपका क्या है? इसी पर लंब है, इसी पर एंगल बाइसेक्टर है, इसी पे आपका मीडियन है। तो ये जो आपका हो गया इसको यहां पर हम लोग बीसी को बोलेंगे बेस। बेस, तो इसमें आपका बेस ये भी हो सकता है अगर मैं यहां से लंब एंगल बाइसेक्टर कुछ भी खींच दूं तो ये हो जाएगा बेस यानी आधार। उसके बाद यहां पर जो नौमा होता है इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर किसमें होता है? त्रिभुज में होता है, परिमाप या परिमिति। अगर मैं दसवां की बात करूं तो इसका हो जाएगा एरिया। एरिया भी इसका होता है। अगर हिंदी की बात करूं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी होता है, एरिया भी होता है। यानी टोटल 10 टर्म इसमें होते हैं। किसमें? किसी त्रिभुज में। अगर मुझे पता ना हो यह एंगल बाइसेक्टर है कि लंब है कि माध्यिका, मुझे नहीं पता हो तो इस लाइन को हम लोग जो है सो क्या बोलेंगे? इस लाइन को हम लोग बोल देंगे सीबियन।
अगर मुझे नहीं पता हो कि ये जो है सो लाइन माध्यिका है कि कौन समद्विभाजक है कि लंब है, मुझे नहीं पता है, तो हम सीधा इसको जो है सो बोल देंगे क्या, ये जो लाइन है ये सीबीएन। सीबीएन आपका होता क्या, आधार को सामने वाले शीर्ष से मिलाने वाली जो लाइन होगी वह आपका सीबीएन होगी। बात समझ में आ गई। तो एक त्रिभुज में टोटल इतने चीज होते हैं, एंगल होते हैं, साइड होते हैं, एंगल बाइसेक्टर लाइन होते हैं, हाइट होते हैं, अल्टीट्यूड होते हैं, मीडियन होते हैं, इन रेडियस होते हैं, सरकम रेडियस होते हैं, बेस होते हैं, पेरीमीटर होते हैं, एरिया होते हैं। इतनी चीज एक त्रिभुज में होता है। अगर मैं यहां पर बोल दूं, आगे चल के इसका यूज क्या होगा मैं आगे बताऊंगा, कि अगर ये त्रिभुज सर्वांगसम है तो इसका इन रेडियस आपका बराबर होगा। तो आपको पता होना चाहिए ना कि इन रेडियस होता क्या है। तो यही चीज एक त्रिभुज में इतने सारे टर्म्स होते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट जो है ले लीजिए, और इसके बारे में मुझे पढ़ना है, इसके बारे में मुझे पढ़ना है। और इसमें एक और जो है सो लाइन होते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन, एक और होते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है सो लाइन। ये परपेंडिकुलर भी और सामने वाली साइड को दो बराबर भागों में बांट भी रही हो, तो वो भी आपका इसी में होता है। तो आइए उसके बाद हम लोग यहां पर जो है देखते हैं। अब हमें किसके बारे में पढ़ना है, त्रिभुज के बारे में। अब हमें यहां पर त्रिभुज के बारे में पढ़ना है कि अब हेडिंग लगाइए कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। सर्वांगसम का अर्थ हो गया कि दो के बीच, दो फिगर्स के बीच कंपेयर करना। तो यहां पर अब आपका हो जाएगा दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यदि, हिंदी में जो है सो आप लोग जो है सो लिखना है तो लिखिए। तो यहां पर हो जाएगा टू ट्रायंगल्स विल बी, टू ट्रायंगल्स will be congruent if दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यदि। मैंने कोई भी दो फिगर, दो बहुभुज के सर्वांगसम होने का हमने जो है सो रूल बताया। पहला रूल हमने ये बताया कि उनकी भुजाओं की संख्या समान हो, लेकिन यहां पर दे दिया किसके बारे में, त्रिभुज के बारे में। तो दो त्रिभुज, तो मुझे बताओ दोनों त्रिभुज में तो भुजाएं तो समान ही होंगे ना, बिल्कुल। तो पहला हट गया। दूसरा आपका होगा क्या, हिज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल विल बी इक्वल। आपका पहला इसमें होगा हिज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल विल बी इक्वल, मतलब ये होना चाहिए कि उनकी संगत कोण बराबर होनी चाहिए, उनकी संगत कोण बराबर होनी चाहिए। संगत कोण आपका बराबर होना है ना। अरे सॉरी, यहां लिख दो, ई इज इक्वल लिख दो। हाँ, तो यहां हो जाएगा हिज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल। दूसरा आपका होना क्या चाहिए, हिज कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इज इक्वल। दूसरा आपका ये होना चाहिए कि उसकी संगत भुजाएं बराबर होनी चाहिए। मतलब किसी भी दो त्रिभुज की क्या होनी चाहिए, संगत कोण हमें बराबर होना चाहिए और संगत भुजाएं हमें बराबर होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि दोनों के दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। अब यहां पर हम एक फिगर जो है सो लेते हैं और उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका उसी के जो है सो नीचे, अब ये जो है सो फिगर आप जो है सो ले लीजिए। ये फिगर यहां पे ले जो लीजिए उसी के नीचे में, इसका नाम रख दिया ए, इसका नाम हमने रख दिया बी, इसका नाम रख दिया सी, और इसका डी, और ये ई, और ये एफ हो गया। अब इसमें आपका है क्या, सबसे पहला यहां पर होना चाहिए किसमें, त्रिभुज ए बी सी एंड त्रिभुज डी ई एफ।
इन दोनों त्रिभुज में हम बात करते हैं। तो यहां पर सबसे पहला ये कहा हिज कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल होना चाहिए, तो उनकी संगत कोण की बात कर रहा हूं। कोण ए यानी पहले फिगर का कोण ए, दूसरे फिगर का कोण डी आपका यहां पर बराबर होगा। कोण ए बराबर कोण डी, संगत कोण। अगर मैं इसकी बात करूं एंगल बी और इसका संगत कोण हमारा हो गया ई, तो यहां पर एंगल बी बराबर होना चाहिए एंगल ई। एंड तीसरा संगत कोण यानी सी और इसका हो गया आपका ई, तो एंगल सी बराबर हो गया एंगल तो इसको बोलेंगे एफ। तो एंगल सी बराबर हो गया एंगल एफ। ये इसकी संगत, ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका हो गया कोरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, ये आपके हो गए संगत कोण हो गया। अब यहां पर बात करते हैं इसकी साइड की। अब हम यहां पे जो है सो बात करते हैं इसकी साइड की। इसका साइड ए बी का संगत मैंने ले लिया डी ई, तो यहां पर होना क्या चाहिए, ए बी बराबर डी ई होना चाहिए। दूसरा हमने बी सी के संगत हमने ले लिया ई एफ, यानी आपका होगा क्या बी ई, तो इधर ही लिखते हैं बी ई बराबर होगा आपका ई एफ के, होगा कि नहीं होगा, बी ई बराबर ई एफ। उसके बाद ए सी का संगत हमने यहां पर ले लिया डी एफ, तो ये हो जाएगा ए सी बराबर आपका डी एफ। तो ये आपका हो क्या गया, ये आपका हो गया कोरेस्पॉन्डिंग साइड। तो कोरेस्पॉन्डिंग साइड आपका यहां पर इक्वल, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया, कोरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो गया। तो यहां से हमारा निष्कर्ष निकलता है कि त्रिभुज ए बी सी जो होगा वह सर्वांगसम होगा त्रिभुज डी ई एफ के। तो यहां से निष्कर्ष हमारा जो है सो निकला क्या कि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डी ई एफ का क्या होगा, सर्वांगसम होगा। किस कंडीशन में होगा, तो जब उसकी संगत कोण बराबर होगा, जब उसका संगत भुजा बराबर होगा, तब जाके ये दोनों त्रिभुज हमें क्या यहां पर मिलेंगे, सर्वांगसम मिलेंगे। बात समझ में आ गया। तो अब यहां पर ये जो हो गया कि जब सर्वांगसम हो गया, जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, तो निष्कर्ष में निकल क्या सकता है, रिजल्ट में निकल क्या सकता है, तो रिजल्ट में यही निकलेगा कि इनकी सभी संगत भाग, इनकी सभी ऑल कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट विल बी इक्वल। सभी संगत भाग का मतलब क्या हो गया, वो जो 10 चीजें हमने जो है बताई थी, पहला हमने बताया था एंगल, दूसरा बताया था साइड, उसके बाद हमने ये बताया था एंगल बाइसेक्टर, उसके बाद मीडियन, उसके बाद आपको हमने बताया था हाइट, उसके बाद बेस, उसके बाद यहाँ पर इन रेडियस, सरकम मतलब रेडियस, पेरीमीटर और एरिया, सभी के सभी क्या होंगे, बराबर होंगे इन दोनों त्रिभुज की। तो सबसे पहला रिजल्ट में इसका निष्कर्ष में आएगा कि इनकी संगत कोण बराबर, वो तो याद है, इनकी संगत भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। उसके बाद इनकी संगत जो एंगल बाइसेक्टर है, यहां से अगर मैं एंगल बाइसेक्टर खींच दूं, वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। उसके बाद इनकी संगत जो हाइट है, शीर्ष लंब है, अल्टीट्यूड है, वह भी आपका क्या होगा, इक्वल होगा। उसके बाद इनकी संगत मीडियन जो माध्यिका है, वह भी आपका क्या होगा, इक्वल होगा। उसके बाद इनकी संगत, हाँ, इनकी संगत अंतः त्रिज्या है, इन रेडियस है, वह भी आपका इक्वल होगा। इनकी संगत बाह्य त्रिज्या है या परित्रिज्या है, सरकम रेडियस है, वह भी आपका क्या होगा, इक्वल होगा। इनकी संगत जो पेरीमीटर है इन दोनों की, वह भी आपका क्या होगा, इक्वल होगा। संगत एरिया, इन दोनों की एरिया भी क्या होगा, इक्वल होगा। इतना चीज हमें निष्कर्ष में निकल सकता है। तो इसको हम लोग जो है सो लिख क्या सकते हैं,
तो यहाँ जो है सो नीचे में स्पेस है तो आप लोग जो है सो लिखिएगा, जो है सो तो यहाँ पर जो है सो नीचे में जो है सो लिख सकता। तो रिजल्ट के रूप में निकल के आया क्या, रिजल्ट के रूप में आपका निकल के आया क्या, तो यहाँ पर रिजल्ट के निकल, हाँ जो रिजल्ट के रूप में जो है सो निकल गया ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट विल बी इक्वल, यानी इसकी सभी संगत भाग क्या होंगे, बराबर होंगे। किस कंडीशन में, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए तब। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए तो इसकी सभी संगत भाग क्या होंगे, बराबर होंगे। अब हमारे पास में ये आता है कि दो त्रिभुज के सर्वांगसम होने के लिए कितने कंडीशन हो गए, यानी इसकी संगत तीनों कोण बराबर, संगत तीनों भुजा बराबर, यानी 6 हो गए। तो हमें ये बताओ क्या दो त्रिभुज के सर्वांगसम होने के लिए ये जो है सो 6 के 6 टर्म हमेशा बराबर होनी चाहिए, बोलो हाँ या ना। ऐसी बात नहीं, इनमें से कोई तीन अगर आपका बराबर हो जाए, कोई 3 बराबर हो जाए तो वह आपका होगा क्या, वह आपका सर्वांगसम त्रिभुज हो सकता है। तो यानी इनमें से कोई 3, कितने 1 2 3 4 5 6 में से कोई 3 अगर बराबर हो जाए तो आप कह सकते हो कि आपका यहां पर जो है त्रिभुज सर्वांगसम होगा। अब यहां पर बात आती है उन 6 में से कौन सा कोई 3, तो मैं आपको यहां पर लिए चलता हूं आगे। अब यहां पर हम लोग देखते हैं दो त्रिभुजों के सर्वांगसम होने की कसौटियां। तो ये था आपका क्या कि यानी संगत कोण संगत भुजा बराबर हो तो वह दोनों त्रिभुज आपका सर्वांगसम हो जाएगा। लेकिन अगर हमें हर बार इतना करना पड़ेगा, इतना करने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो अगला हेडिंग जो है सो लगाइए क्राइटेरिया फॉर congruency ऑफ ट्रायंगल्स। अगर हिंदी में अगर ये यहां पर बात करूं त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कसौटियां, यानी यहां पर त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कसौटियां, या इसको हम लोग यहां पर थ्योरम भी बोल सकते हैं और मैं भी यहां पे बोल सकते हैं। तो यानी सबसे पहले यहां पर हम कुछ बातें यहां पर लिख दे रहा हूं। अगर आपका S हो जाए तो इसका मतलब समझ लेना साइड। अगर यहां पे A है तो इसका मतलब आप समझना एंगल। अगर यहां पे R है तो इसका मतलब आप समझना राइट एंगल्ड का मतलब हो गया आपका समकोण। अगर यहां पे आपका H है तो H का मतलब आप समझना हाइपोटेनस, यानी हिंदी में बोले तो कर्ण। ये राइट एंगल ट्रायंगल में ऐसा होता है। तो आइए, तो सबसे पहला कसौटी क्या है? सबसे पहला कसौटी आपका ये है एस कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम। एस मतलब साइड, भुजा। इसका मतलब है कि पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों भुजाएं के बराबर हो जाए तो इसका मतलब है कि वह त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। इसका मतलब है कि वह त्रिभुज आपका
क्या हो जाएगा, सर्वांग हो जाएगा। अब उसके बाद दूसरा हम आते हैं SAS यानी कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम। कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम मतलब किसी त्रिभुज की दो संगत भुजाएं और उसके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज के दो संगत भुजाएं और उसके बीच का कोण यदि बराबर हो जाए तो इसका मतलब है वह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, मतलब दो साइड और एक एंगल। बात आ गई। अब उसके बाद यहां पर तीसरा आते हैं AAS। AAS कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम। कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम मतलब यानी पहले त्रिभुज का दो कोण और एक साइड दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण और एक साइड के बराबर हो जाए तो यहां पर हम कह सकते हैं AAS कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम होगा। उसके बाद हम लोग यहां पर चौथा ये बोल सकते हैं ASA कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम। इसका मतलब पहले त्रिभुज का दो एंगल और उसके बीच की साइड और दूसरे त्रिभुज का दो कोण और उसके बीच की साइड अगर इक्वल हो जाए कॉन्ग्रुएंसी तो वह दोनों के दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। एंड पांचवा आपका होता है RHS कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम। RHS कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम यानी ये हो जाएगा राइट एंगल्ड हाइपोटेनस और एक साइड आपका ऐसा हो जाए तो ये आपका दोनों के दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो यहां पे हमने ये बताया कि दोनों त्रिभुजों के सर्वांगसम होने के क्या क्या प्रमेय यानी क्या क्या कसौटियां। तो सबसे पहले बताया था SSS। इसका मतलब S का मतलब साइड 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 यानी पहले त्रिभुज की तीनों साइड दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों साइड के बराबर हो जाए तो हम कह सकते हैं वह दोनों के दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। दूसरा यहां पर हमने लिखा SAS यानी सास। SAS साइड एंगल साइड तो पहले त्रिभुज की दो साइडें और उसके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो साइड और उसके बीच का कोण बराबर हो जाए तो हम कह सकते हैं कि दोनों के दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। उसके बाद तीसरा बात करूं AAS यानी आस। AAS आपका कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम ये कहता है किसी त्रिभुज का दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण और एक भुजा के बराबर हो जाए तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। अगर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा तो रिजल्ट के रूप में निकलेगा क्या, रिजल्ट के रूप में यही निकलेगा कि ऑल कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट विल बी इक्वल। सभी के सभी संगत भाग बराबर होगा। यहां पर संगत भाग का मतलब वो दसों के दसों पार्ट मैंने बताया त्रिभुज का उससे पहला एंगल, साइड, एंगल बाइसेक्टर, मीडियन, एंगल बाइसेक्टर हो गया, मीडियन, हाइट, उसके बाद इन रेडियस, सरकम रेडियस, बेस, पेरीमीटर एंड एरिया से है। किसका मतलब, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट। अगर मैं यहां पर बात करूं ASA, ये क्या है, ASA पहले A फिर S फिर A, इसका मतलब दो कोण और उसके बीच का साइड, दो कोण और उसके बीच का साइड दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण उसके बीच के साइड के बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज आपका सर्वांगसम होगा। अगर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए उसके सभी संगत भाग बराबर होंगे। सभी संगत भाग का मतलब वही जो मैंने दसों आपको लिखाया था। उसके बाद RHS, तो ये आपका हो गया RHS का मतलब ये, हाँ तो यहां पे R का मतलब राइट एंगल समकोण। तो ये किसमें आपका जो है सो यहां बात करेगा, समकोण की बात करेगा। यहां पर है किसी समकोण त्रिभुज में
पहले त्रिभुज का एक हाइपोटेनस और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के हाइपोटेनस और एक भुजा के बराबर हो जाए, किसमें? समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल में, तो हम कह सकते हैं कि ये समकोण त्रिभुज सर्वांग सम है। अगर ये सभी के सभी त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो इनकी सभी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट विल बी इक्वल, पार्ट सभी क्या होंगे? बराबर होंगे। आपको ये बात यहां तक समझ में आ गई होगी। अब हम लोग यहां पर आगे का कंसेप्ट नेक्स्ट क्लास में जो है सो डिस्कस करेंगे। तो हम लोग आज के लिए रखते हैं यहीं तक, उसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और इसी जोश के साथ, इसी उमंग के साथ हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए, ओके, बाय।